सो ऑलराइट गाइस, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, जो अपने फॉर्म भरे हैं उनकी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है। और मैंने एक एडवर्टाइजमेंट ओपन किया हुआ है, आप देख भी पा रहे होंगे, रेलवे के द्वारा ये इन्होंने जारी किया है। तो इस एडवर्टाइजमेंट में कौन सी वैकेंसी है, कौन सी पोस्ट है, कितनी वैकेंसी है, लास्ट डेट कब रहने वाली है, फॉर्म कब से भरना स्टार्ट होंगे, सैलरी कितनी रहेगी, पोस्टिंग कहाँ पे मिलेगी। ठीक है। तो सारी डिटेल में हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना खींचते हुए चलते हैं हम एडवर्टाइजमेंट की तरफ, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च। यानी कि मेन बात करें कॉमनली, जैसे हम कॉमन टर्म दे देते हैं, जैसे कि आरआरबी में जेई की वैकेंसी है ये। ठीक है, जूनियर इंजीनियर की। तो ये सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस है। तो इसमें आप 30 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। और आपकी जो लास्ट डेट की बात करूँ मैं, तो वो है 29 अगस्त रात को 11:59 तक। ठीक है। यदि आपने कुछ मॉडिफिकेशन, आपने कुछ गलती कर दी है फॉर्म को भरने में, या कुछ मिस हो गया है फॉर्म को भरने में, आप उसको चाहते हो मॉडिफाई करना, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा। वो दिया जाएगा 30 अगस्त से 8 सितंबर तक, यानी मोटा मोटा 9 दिन आपको मिलेंगे उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए। ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप पहले से ही मेक श्योर रहे कि आप फॉर्म को अच्छी तरीके से भर रहे हैं। फॉर्म को पहले से पढ़ लीजिए, जांच पड़ताल करिए पूरा एकदम सही तरीके से, एकदम हर तरीके से रिसर्च करिए, जब जाके उसको फॉर्म को भरिए, ताकि इन फ्यूचर कोई भी मतलब गुंजाइश ना हो मॉडिफिकेशन करने की। सॉरी, थोड़ा सा शोर आ रहा होगा तो एडजस्ट कर लेना। तो आगे बात करते हैं हम। हाँ, ऑनलाइन ही एप्लीकेशन मांगे गए हैं। लास्ट डेट आपको बता ही दिया मैंने, 29 अगस्त आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। पोस्ट की बात करिए तो पहली पोस्ट है केमिकल सुपरवाइज़र। इसको रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइज़र या फिर रिसर्च भी बोल सकते हैं। दूसरी है जूनियर इंजीनियर या फिर डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट की। ठीक है। पे स्केल की बात करें तो केमिकल सुपरवाइज़र की जो पे स्केल है, इसका है लेवल 7 का। कहने का मतलब जितना लेवल ऊपर होगा उतनी अच्छी सैलरी होगी, जितना कम होगा उतनी कम सैलरी होगी। ये लेवल 7 है और जेई का लेवल 6 है। इसमें बेसिक की बात करें तो लेवल 7 में 44,900, मोटा मोटा 45,000 बोल सकते हैं। और लेवल 6 में है 35,500, यानी कि 35,400। मेडिकल स्टैंडर्ड आपको एनेक्सर ए में देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है। मेडिकल की तो खैर बाद की बात है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यदि आपको पढ़ना है फिर भी, तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके पीडीएफ का उस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। एज की बात करें तो दोनों में लगभग क्या ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है। 18 से 36 साल, 18 से 36 साल। और एज की गणना आपकी 1/1/2025 को लेके की जाएगी। और वैकेंसीज की बात करें तो ऊपर वाली जो केमिकल सुपरवाइजर वाली वैकेंसी है, इसमें टोटल 17 वैकेंसी है, और ये सिर्फ एक ही आरआरबी में देखने को मिलेगी, जो कि है आरआरबी गोरखपुर। और दूसरी जेई की वैकेंसी लगभग हर आरआरबी में आपके पास देखने को मिलेगी, जिसकी पोस्ट है 7,934। तो टोटल मिला के आपकी 7,951 वैकेंसी हो गई है, जो कि आपको एनेक्सर बी में देखने को मिलेगी। ठीक है। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। दूसरा, हाँ, ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। इन्होंने भी बोला है कि पहले रीड कर लीजिए एडवर्टाइजमेंट को, आपको फॉर्म को भरने से पहले। ठीक है। सारी जांच पड़ताल कर लीजिए, जब जाके आप इंश्योर हैं तो आप फॉर्म को भरिएगा। ठीक है। ये कुछ बेसिक डिटेल दी हुई है। एज 18 से 36 मांगी गई है, और एज की गणना 1/1/2025 के अनुसार की जाएगी। ये स्केल ऑफ पे दिए हुए हैं। स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो 2 चरणों में आपका एग्ज़ाम होगा। पहले होगा सीबीटी 2 चरणों में होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, एग्जामिनेशन होगा। 2 चरण में जो सीबीटी होगा, फेज़ 1 और फेज़ 2, यानी कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2, या फिर कह लीजिए आप प्री और मेंस। ठीक है। तो मेरिट मार्क्स विल बी नॉर्मलाइज्ड। मार्क्स जो है, यदि एक से ज़्यादा शिफ्ट होगा, जो कि होना संभावित है, तो आपके रेलवे में क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन होता होगा। ठीक है। जो भी मतलब होता है,
कहने का मतलब यह है कि सभी को इक्वलाइज किया जाता है नंबरों के हिसाब से, जिसकी शिफ्ट हार्ड है उसको और जिसकी शिफ्ट आसान है तो उनका एवरेज लगा के एक तरीके से नंबर घटाए बढ़ाए जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता भी होगा जिसने पहले रेलवे का एग्ज़ाम दिया हुआ है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 की रहने वाली है, यानी कि 0.33 की। यानी 3 क्वेश्चन गलत होने पे आपका जो एक सही होगा वो भी गलत हो जाएगा, उसके नंबर भी कट जाएंगे। ओके, तो आपको फॉर्म कैसे भरना है वो मैं एक आपको लिंक दे दूंगा, लिंक दे के दूंगा, दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, अप्लाई ऑनलाइन करके आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके क्लिक करके आप फॉर्म को भर सकते हैं। और सिंपली आपकी 250 रुपये इसमें फ़ीस लगेगी। ओके, तो आपको वो पे आउट करनी है। आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वीज़ा, रुपे, यूपीआई या मोबाइल वॉलेट, आपके पास जो भी साधन है फ़ीस पे करने के लिए आप उससे फ़ी पे कर सकते हैं। ठीक है, और जी ये जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ मेन चीज़ें बताऊंगा आपको लिए क्या क्या ज़रूरी है। ठीक है, हालांकि मैं यही कहूँगा कि वैकेंसी को भरने से पहले एक बार फुल एडवर्टाइजमेंट आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत ना हो फॉर्म भरने में, मॉडिफिकेशन करने में। ठीक है, और जो भी हमारे SC ST भाई हैं उनको रिक्वेस्ट पर फ्री स्लीपर क्लास रेलवे का जो पास होता है, कहने का मतलब एक तरीके से रिजर्वेशन दिया जाएगा ओनली SC और ST के लिए। ठीक है, वो बाद में होगा जब आपका एग्ज़ाम होगा। यदि वो दूर जाता है सेंटर तो ही इसको मतलब अवेल कर सकते हैं आप, यदि आसपास है तो ही क्या फ़ायदा इसको अवेल करने का। ठीक है, ये फैसिलिटी का। वैकेंसी की जो ब्रेकअप है एनेक्सर ए में आपको देखने को मिल जाएगा, और ये कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है, आपके जनरल फिटनेस कैसी होनी चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड और विज़न स्टैंडर्ड आपका कैसा होना चाहिए। ठीक है, नेशनलिटी आपकी इंडियन मांगी गई है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपको मैंने बताई दी है, इस बार आपको 18 से 36 साल की उम्र मांगी है। 3 साल का इसमें रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जबकि कोविड आ गया था तो उस टाइम पे वैकेंसी नहीं आ पाई थी, तो इसलिए 3 साल का रिलैक्सेशन इसमें आपको दिया हुआ है। डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, कहाँ कौन सी मतलब कहाँ तक अप्लाई कर सकता है, किस कैटेगरी में, वो दिया हुआ है। जैसे कि SC ST में 1984 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, OBC में 1986 वाले, और UR EWS में 1989 वाले। रिलैक्सेशन आपको इसमें 5 साल का SC ST के लिए, और जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के सामने आपका रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, तो आप उसी पूर्वक देख सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं आप। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें आपको एज ए इंडिकेटर एनेक्सर जो ए है उसमें आपको देखने को मिल जाएगी, वो हम अभी बाद में देखेंगे, धीरे धीरे सीक्वेंस वाइज आप चलते जा रहे हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं, तो आपको एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन फ़ीस में आपको, हाँ, जो ये SC ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी और EBC, इन कैटेगरी को छोड़ के आपको 500 रुपये फ़ी करने हैं। अदर कैटेगरी जो कि UR हो गई, OBC हो गई, तो उनको 500 रुपये फ़ी पे करनी है। जब वो CBT 1 में अपीयर हो जाएंगे तो उनके जो हैं 400 रुपये वापसी आ जाएंगे और 100 रुपये कट जाएंगे एज अ एप्लीकेशन फ़ी। ठीक है, और जो हमारे भाई बहन SC ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल या ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी या EBC बोले थे, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, जो इस कैटेगरी में आते हैं तो उनको 250 रुपये फ़ी पे करने की ज़रूरत है। और जब वो अपीयर होंगे फर्स्ट स्टेज में CBT में तो उनको 250 के 250 वापसी हो जाएंगे, उसका कोई फ़ीस नहीं कटेगा। ठीक है, यदि लेकिन शर्त यह है कि आपको फर्स्ट स्टेज CBT में अपीयर होना पड़ेगा, जब भी आपके वापसी आएंगे पैसे। ओके, और ये भी आपको फ़ी जो पेमेंट करनी है ऑनलाइन मोड में ही करनी है। ओके, और ये रिफ़ंड का आपको मैंने बता ही दिया है। हाँ, ऑल कैंडिडेट आपको अपना जो मेंशन करना होगा फॉर्म में, अपने बैंक का नाम, अपना बैंक अकाउंट होल्डर का नाम और अपना IFSC और अपना अकाउंट नंबर, जब भी वापसी आएंगे। ओके, तो आगे देख लेते हैं कुछ और जानकारी। तो जब तक मैं आगे देख रहा हूँ तो आप सब्सक्राइब का बटन दबा दो। ठीक है, और बेल आइकन दबा दो। रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखते हैं। पहले फर्स्ट स्टेज होगा CBT 1, फिर CBT 2, फिर DV होगी आपकी, फिर होगा मेडिकल। तो ये आपका प्रोसेस हो गया। तो स्टेज 1 में आपका ड्यूरेशन 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा मिलेगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपके 100 होंगे। फर्स्ट स्टेज में आपकी मैथ आएगी, मैथ का जो डिटेल में सिलेबस है वही दिया हुआ है। जनरल इंटेलिजेंस आएगी, रीजनिंग आएगी,
और जनरल अवेयरनेस आएगी और जनरल साइंस आएगी। ठीक है, जनरल साइंस और लाइफ साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री लाइफ साइंस का जो स्टैंडर्ड रहेगा वो 10th लेवल का रहेगा। तो इसलिए एनसीईआरटी मैं प्रेफर करूँगा, एनसीईआरटी एकदम घोल के पी जाना। ठीक है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन सीबीटी 1 में 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, ये 25 क्वेश्चन रीजनिंग, जीके के 15 और जनरल साइंस के 30, टोटल होंगे 100 क्वेश्चन। 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको। और मार्क्स फॉर ईच सेक्शन, सीबीटी 1 में 30 नंबर, जो मतलब जितने क्वेश्चन हैं उतने ही मार्क्स होंगे, यानी कि 100 नंबर का पेपर 100 क्वेश्चन होंगे। ओके। और नेगेटिव मार्किंग तो मैंने आपको बताई दी है, 0.33 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और जो भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे उनके 15 गुना, यानी कि 15 गुना वैकेंसी के, यानी कि जैसे 7,900 समथिंग वैकेंसी है, 7,980, तो उसको 15 से गुणा करके जितने भी बच्चे आएंगे वो सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। सीबीटी 2 में आपको ड्यूरेशन दी जाएगी टेस्ट की 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे। नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे आपके 150। सिलेबस आपका ये दिया हुआ है, जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स केमिस्ट्री और बेसिक कंप्यूटर और एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल और टेक्निकल एबिलिटी, यानी कि जिस भी आप सब्जेक्ट से हैं जेई में, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, या जिस भी फील्ड से है, जिस भी डिसिप्लिन से है, तो उस डिसिप्लिन का आपके पास पेपर आएगा। ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चन और नंबर ऑफ़ मार्क्स सीबीटी 2 के लिए, जितने क्वेश्चन होंगे उतने ही मार्क्स का पेपर होगा। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का होगा। ठीक है। इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग 0.33 की रहने वाली है। और जो 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और बैचलर डिग्री, यानी कि जैसे कि किसी ने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कर रखी है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग कर रखी है, इंडस्ट्रियल कर रखी है, मशीन कर रखी है, तो वो मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग के अंदर, ग्रुप के अंदर आएंगे, यानी कि उनका पेपर जो है मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग का होगा। ओके। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रिकल और कॉम्बिनेशन ऑफ सब स्ट्रीम, ये सब, तो ये इसके अंदर आएंगे, इस ग्रुप के अंदर। जैसे कि ये सब आएंगे तो इस ग्रुप के अंदर आएंगे। तो आप वीडियो पॉज करके भली बात पढ़ सकते हैं। ओके। शॉर्ट लिस्टिंग की मैंने आपको बता ही दिया है, 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन भी मैंने आपको बता ही दिया है, और नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद आपकी डीबी होगी, अप्लाई कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सिंपली आपको कहीं नहीं जाना, लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहाँ पे आके क्लिक करके आप फॉर्म को भर सकते हैं। ये आपकी आरआरबी की वेबसाइट्स दी हुई हैं, सिंपली ये आप क्लिक करके जहाँ भी क्लिक करोगे तो वहाँ पे इन्होंने लिंक लगाया हुआ है हर वेबसाइट पे। तो जिस भी वेबसाइट पे क्लिक करोगे आप उसी वेबसाइट पे जाके ओपन हो जाएगी वो आपके सिस्टम पे या मोबाइल पे। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं और क्या क्या दिया हुआ है। तब तक के लिए आप ऊपर जो बार कोड आ रहा है इसको स्कैन कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए हमारे। और हाँ, ये सब एनेक्सर आ गए हैं, फॉर्मेट्स आ गए हैं आपके। ठीक है, तो ये तो कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको मैं मेन चीज़ें दिखा देता हूँ इसमें आगे चल के क्या क्या है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आ गई। हाँ ये सिलेबस फॉर सिविल एंड अलाइड इंजीनियरिंग फॉर एग्ज़ाम ग्रुप जेई, ये सिलेबस है सिविल एंड अलाइड जो इंजीनियरिंग है इसका सिलेबस होगा डिटेल में। ठीक है, हर कैटेगरी का है, जैसे इलेक्ट्रिकल का है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का है। तो जिस भी डिसिप्लिन से हो आप, उस डिसिप्लिन का इन्होंने डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है। केमिकल वालों का भी है। एनेक्सर ए की बात कर लेते हैं। एनेक्सर ए में आपका ये पोस्ट है, लेवल 7 है, डिपार्टमेंट मैकेनिकल रहेगा। तो ये इसमें जो क्वालिफ़िकेशन दी हुई है इस पोस्ट के सामने दी हुई है, जैसे कि इसमें डिग्री की ज़रूरत है, डिग्री इसमें मांगी है केमिकल टेक्नोलॉजी या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट और पेंट एंड कॉरोशन प्रिवेंशन, तो इसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और मेटलर्जिकल सुपरवाइज़र के लिए इसमें भी आपको डिग्री मांगी है। जेई इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस, जेई इलेक्ट्रिकल और अलग अलग डिसिप्लिन से अलग अलग सर्विस है ये, तो इसमें आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिस भी डिसिप्लिन से आप भर रहे हैं उसी डिसिप्लिन में। ठीक है, और इसमें भी जेई में सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और जिस भी, मतलब कहने का मतलब जिस भी डिसिप्लिन से, जिस भी ट्रेड से आप भर रहे हैं तो उसी ट्रेड में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 3 ईयर का। ओके, और ये एनेक्सर A1 में डिपार्टमेंट दिए हुए हैं। और आगे देख लेते हैं, ये आगे आपकी वैकेंसी की टेबल, यानी कि आरआरबी वाइज। आरआरबी ये है WR, आरआरबी वाइज, आरआरबी PU पोस्ट वाइज, और ये आरआरबी आपकी अहमदाबाद है। अहमदाबाद में आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है आपकी
टोटल 382 है। आरआरबी अजमेर में देखा जाए तो आपकी वैकेंसी है 529, और आरआरबी बेंगलुरु, मतलब सारी आरआरबी की वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, तो डिफरेंट आरआरबी में डिफरेंट वैकेंसीज़ है। तो आप वीडियो पॉज करके देख लेना, एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके देख लेना। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन मैं समझता हूँ मैंने डिटेल में आपको समझा दिया होगा। यदि अभी कुछ दिक्कत हो गई है तो समझने में नहीं आया आपके, तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताना, और लाइक कमेंट शेयर करना वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, और हमारा फेसबुक पेज जो ऊपर आ रहा है बारकोड, उसको भी फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी वैकेंसीज आती रहती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक और बार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।